तो इससे ये होगा कि लेक्चर आपको मिल जाया करेगा फ़ौरन। अच्छा बेटा जी, हमने एक्रूअल्स की कुछ बातचीत की थी। अब एक्रूअल्स का टॉपिक ऐसा है कि जो आपने बचपन में बहुत अच्छा पढ़ा होगा। चाहूँगा मैं ये कि हल्का सा आज मैं एक्रूअल डिस्कस कर लूँ आपके साथ, और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट अनाउंस कर दूँ एक्रूअल्स का किस दिन। जिस दिन, ओके, क्योंकि एक आपका वेडनेसडे को टेस्ट है और एक्रूअल्स का टेस्ट आप लोगों का मैं भेज रहा हूँ कल ऑनलाइन। आपको टेस्ट मिले, घर में आपने वो टेस्ट सॉल्व करना है और आपने वो टेस्ट मंडे को या संडे को सबमिट करना, ठीक है। एक्रूअल का ऑनलाइन टेस्ट होता है। अच्छा, और वेडनेसडे को आपका डेप्रिसिएशन का टेस्ट है। मैं डेप्रिसिएशन आज शुरू कर दूँगा, ओके, थोड़ा जरा सेट हो जाओ। तो ये जो एक्रूअल्स का लेक्चर है विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। आप इस टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से कर लीजिएगा, ओके। और हम इस टेस्ट को इंशाल्लाह ताला सैटरडे को आपको मिल जाएगा, आपको फिर टेस्ट एक्रूअल्स का, और सैटरडे को ही आपको करना होगा, ओके। और वेडनेसडे को मैंने अनाउंस कर दिया है कि हर वेडनेसडे आपका जो है टेस्ट हुआ करेगा, और वेडनेसडे, इस वेडनेसडे को आपका टेस्ट है डेप्रिसिएशन का। लिहाजा मैं आपको डेप्रिसिएशन अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपके लिए अभी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसकी एक्रूअल्स की तैयारी कर सकें। ये MCQs आपकी तैयारी के लिए मैंने सेव कर लिए हैं। क्लास के दौरान या क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। एक्रूअल्स के बारे में मैं फ़िलहाल और कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन एक्रूअल्स की अहमियत ये जहन में रख लीजिए कि इतनी ज़्यादा है, अगर आपने एक्रूअल्स को लाइट लिया तो आप लोगों के फेल होने के चांसेस उतने हैवी हो जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना, मुझे हल्का ना लेना, ये एक्रूअल्स है जो कहते हैं मुझे हल्का ना लेना। एक एक्रूअल्स और दूसरा डेप्रिसिएशन, इन दोनों के बारे में मैं आपको ये बात कह दूं कि हल्का लेने का मतलब है कि आपके ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। जो कहना चाह रहा हूं समझ आ रही है? किस किस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है? पक्की बात है, देख लो, अल्लाह ताला देख रहा है। तुम लोग झूठ बोलोगे ना तो शैतान के दोस्त बन जाओगे। शैतान इतना बदसूरत है, लेकिन वो जो काम करने को कहता है ना वो उतनी खूबसूरत होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? इसका मतलब वो हमें लगता है खूबसूरत है, असल में उसके अंदर बदसूरती ही होती है। मेरी बात को फॉलो किया? अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात कहते हैं कि लोगों को उनके अमाल, बुरे अमाल अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। कुरान पाक में लिखा है, शैतान जब उनको वर्गलाता है तो लोगों को जो वो गलत कर रहे होते हैं उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तो कोई बात नहीं, तो तुम लोग जो वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं ना, पढ़ाई से दूर रह रहे होते हैं, जिसमें मज़ा आता है, और कम नहीं करना। अच्छा जी, ऑनलाइन बच्चे मेरे इस वक्त मौजूद, और बेटे जान आप लोगों ने जो भी पूछना हो आप मैसेज करके नहीं पूछेंगे, बल्कि आप डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके पूछेंगे। मैं मैसेज वैसेज किसी का भी नहीं पढ़ता होता ड्यूरिंग द लेक्चर, ओके। इसलिए हाथ खड़ा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैसेज टाइप करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप लोगों ने अपनी क्वेरी मुझसे पूछनी है। मैं आपको I-16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की बात नहीं करने जा रहा हूँ, बचपन में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है।
देखो बेटे जान, बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट है। जब खरीदा जाएगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, कैश या अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी बुनियादी अकाउंटिंग हिस्ट्री है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्नाइज करने का? देखो बेटे, अब आप माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, हर लफ्ज़ की डेप्थ है अकाउंटिंग में। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहुंचाते हैं, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोसेस होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती हैं। इस अमल को रिकग्निशन कहते हैं, और इस अमल में डेबिट एंड क्रेडिट बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को डेबिट करना और करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करना रिकग्निशन कहलाता है। मुझे ये जुमला रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। शाबाश। रिकग्निशन का क्राइटेरिया क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम पढ़ रहे हैं IAS 16। IAS 16 में रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि किसी भी आइटम को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट बनाया जा सकता है अगर ये दो बातें पूरी हो जाएं। प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे हमारी एंटिटी को जो इस एसेट से मुताल्लिक है, और इसकी कॉस्ट रिलायबली मुय्यर हो सकती हो। ये दो क्राइटेरिया। आपने एयर कंडीशनर खरीदा, प्रोबेबल है कि 6 महीने में फ़ायदा देकर ठुस हो जाएगा, एसेट बनाओगे? नहीं। क्या चार्ज करोगे? एक्सपेंस। क्योंकि एसेट बनाने का क्राइटेरिया ये है कि एसी जो है तब एसेट है अगर प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा अर्सा तक बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है। 6 महीने बाद जल के राख हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज जब आपने इसको इंस्टॉल किया इसमें सलाहियत है कि ये एक लंबा अर्सा आपको बेनिफिट देगा। और जो इसकी वैल्यू है एसी की ₹1,00,000 सपोजली रिलायबली मैयर हो सकती है। रिलायबल मैयर होने का मतलब ये है जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो उसके पीछे आता है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इसकी वेरीफाइबल है। ठीक है, और फेथफुल है, यानी कि आपका वो एसेट है, किसी और का नहीं है। तो रिलायबल बेसिकली हम उसको कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपकी है और करेक्टली एरर फ्री है। ठीक है, आप रिलायबिलिटी में ये बात कह सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उसके, और वेरीफाइबल है। और फ्री फ्रॉम एरर है। याद रहेगा तभी है। अगर उसमें एरर है कैलकुलेशंस में, आपने ₹1,00,000 जिस बिल से उठाया वो ठीक नहीं बना हुआ, उसमें कैलकुलेशंस के एरर हैं, तो इसका तो रिलायबल तो नहीं है ना, तो आप उसको एसेट पे तो नहीं लिख सकते उस रकम पर। ठीक है, वेल, दो क्राइटेरिया समझ आ गया। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात है, वो बात है मेजर स्पेयर पार्ट्स से मुताल्लिक और स्टैंड बाय इक्विपमेंट से मुताल्लिक।
ये क्या कहना चाह रहा है? मेजर स्पेयर पार्ट्स मीन्स आपकी एक मशीन है, मैं ज़रा आसान एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हमें सामना होता है लोड शेडिंग का और हमने एक जनरेटर ला के रख दिया कि क्लास अनइंटरप्टेड चले। भले वो जनरेटर सारा साल ना चल रहा हो, लाइट ही नहीं गई तो जनरेटर की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में दिन लेकर आए कि जनरेटर से जान छूट जाए, लेकिन स्टैंड बाय जनरेटर रखा हुआ है, क्या उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे हम अकाउंट फॉर करेंगे? यस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट हमें पीस ऑफ माइंड दे रहा है ना। मतलब हमारे लिए ये बड़ा बेनिफिट है कि अगर लाइट जाएगी तो फौरी तौर पर जनरेटर से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, भले हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक एसेट हमने खरीदा। मतलब आप उसके ऊपर अगर 20 लाख रुपए खर्च किया तो 20 लाख रुपया हमारा एसेट है ना, उसका हम एक्सपेंस में तो नहीं डाल देंगे। देखो अब आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 5 है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी। अब वो जो जनरेटर इन 5 में से किसी एक फैमिली से ताल्लुक है उसका। एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट लॉस में इस साल में सारा फेंक दो। इस साल में फेंकने का मतलब क्या है? सेल्स में से लेस होगा अल्टीमेटली और हमें प्रॉफिट देगा। तो अगर सारा साल 20 लाख की सेल्स ही नहीं हुई है तो लॉस हो जाएगा ना। तो जनरेटर को हम इकट्ठा 20 लाख एक्सपेंस में नहीं डाल सकते, हम उसकी डेप्रिसिएशन डालेंगे। हम कहेंगे 10 साल इसने इस्तेमाल होना है, 2 लाख रुपए सिर्फ एक्सपेंस में डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डेप्रिसिएशन का भी? कि इस साल पूरा 20 लाख अगर मैंने एक्सपेंस में शो कर दिया, अब इनकम स्टेटमेंट का स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट आपके सामने आ गया ना। इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दी तो प्रॉफिट आता है ना। अगर एक्सपेंसेस मैंने 20 लाख लिखा तो मेरी इनकम से 20 लाख माइनस होगा। अगर इनकम ही मेरी जो है वो 18 लाख की, तो 2 लाख का तो मेरा हो जाएगा लॉस। फर्ज कर लेते एक ही मैं लिख रहा हूँ, उसके अंदर कोई एक्सपेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा जनरेटर कितने साल इस्तेमाल होगा। स्टैंड बाय पड़ा होगा, फिर भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी ना, तो उसकी यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके उसकी डेप्रिसिएशन लेकर जाऊँगा। जनरेटर को मैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाऊँगा। इसी तरह से मेजर स्पेयर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाले जनरेटर हैवी भी चलता है, बिजली आती है जाती है जाती है नहीं आती है, फिर जाती है फिर आती है फिर जाती है फिर नहीं आती है, ठीक है, और हैवीली जनरेटर चलता है। अब उसके कुछ ऐसे बड़े स्पेयर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि अगर हमने इंतज़ार किया कि जनरेटर ख़राब हो गया और फिर हमने मार्केट में भेजा जी पार्ट लेकर और फिर उसके अंदर वो लगाओ फिर चलेगा, तो 2 घंटे हो सकता है हमारा काम रुक जाए। इसलिए हमने उसके वो मेजर स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो स्टैंड बाय रख दिया कि जैसे कोई प्रॉब्लम है पार्ट उसके अंदर गया जनरेटर फिर चल पड़ा। अब वो मेजर स्पेयर पार्ट भी जो हमारे स्टोर में भले पड़े हुए हैं उनको भी हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रखेंगे कि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है। तो मेजर स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम के तौर पे नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। तो कहता हूँ क्वालिफाई करते हैं एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट व्हेन एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू यूज देम ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। तो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट जिसमें एंटिटी के लिए फायदा हो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट। Immaterial items are not recognized as property plant equipment. Immaterial item, फर्ज कर लेते हैं बहुत बड़ा कैंपस है, लाइट नहीं जाती, हमने सोलर सिस्टम लगा लिया, लाइट के जाने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वो पिद्दी सा जनरेटर रख लिया। वो किस लिए रखा कि जी काम कर रहे होते हैं हमारे ऑफिस में कुछ लोग, तो उनके कंप्यूटर चार्ज हो जाएं अगर खुदा ना खास्ता लाइट जाती है। अब वो पिद्दी सा कंप्यूटर जो हमने जनरेटर रखा है, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ वो चंद कंप्यूटर्स को
बिजली सप्लाई कर सकता है। उसकी कॉस्ट सपोजली मैं कहता हूँ यूपीएस टाइप है, कोई सबसे 50,000 रुपये का जो यूपीएस है। अब जहाँ पर लाखों का बिजनेस हो रहा हो, करोड़ों का बिजनेस हो रहा हो, वहाँ पर 40-50,000 रुपया इतनी सा एक्सपेंस है। तो वहाँ पर जजमेंट ये की जा सकती है, भले आप कहें कि जी वो तो जी यूपीएस है 5 साल चलेगा 10 साल चलेगा, लेकिन अब मैं बड़ी पत्ते की बात बताने जा रहा हूँ जो आर्टिकल्स के दिनों में भी काम आएगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी काम आएगी। फाइनल वगैरह के एग्जाम में जब पहुंचोगे सीफैट में तो काम आएगी। आपके लेवल पे शायद एग्जामिनर ऐसी बातें नहीं पूछता होता। मैनेजमेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे जजमेंट पे बेस्ड फैसला कर सकती है। अब देखने को वो कितनी सा यूपीएस 50,000 रुपये का है, लेकिन वो बिजनेस जो करोड़ों का कारोबार कर रहा है उसके लिए 50,000 इममेटीरियल है। मैनेजमेंट कह सकती है कि इसको यार 50,000 का एक्सपेंस में डालो, क्या इसको कैपिटलाइज करोगे, फिर इसकी डेप्रिसिएशंस के लिए इसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करोगे, फिर उसको एक्सपेंस करोगे, हर साल उसके एक्सपेंसेस कैलकुलेट करोगे, हर साल उसकी यूजफुल लाइफ को रिव्यू करोगे, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन मेथड्स को रिव्यू करोगे, तो किस चक्कर में पड़ेगा? एक्सपेंस करो, इसको खत्म करो। कितनी है ये कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है कि ऐसा करने की इजाजत है, जजमेंट यूज की जा सकती है। अब इसकी एक सादा एग्जांपल ले लेते हैं। इममटेरियल आइटम, आपके स्टेशनरी आइटम, पास को कैलकुलेटर, दादा बू के ज़माने का कैलकुलेटर बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वैसे तो दादा बू के ज़माने में कैलकुलेटर शायद था ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो है आपने आज खरीदा, सपोजली 2,000 रुपये का, आप कहते हैं वो कैलकुलेटर जो है लंबा चलेगा, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है वहाँ 2,000 रुपये को एक्सपेंस करो यार, उसको क्या डालना, ठीक है। तो कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इममटेरियल आइटम्स को एक्सपेंस कर दो, उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ना डालो, भले वो उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा ही ना हो, हम उसको एक्सपेंस नहीं बनाते, सॉरी एसेट नहीं बनाते, एक्सपेंस बना लेते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात की तरफ आ रहे हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था, अब अगला कॉन्सेप्ट हम मेजरमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे जान, मेजरमेंट का मतलब होता है टू गिव वैल्यू। इनिशियल मेजरमेंट यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा एट कॉस्ट होगी, हमेशा एट कॉस्ट होगी। सबसे ये है इनिशियल मेजरमेंट, जब आपने एसेट खरीदा इस डेट पे, ठीक है, साल के दौरान में एसेट खरीदा ना, हर रिपोर्टिंग डेट पर जो मेजरमेंट हो रही होगी उसको कहेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है बेटे। सब्सिक्वेंट का मतलब तो बाद अज़ां। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। वो ऑप्शन क्या है? कॉस्ट या रीवैल्यू। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, आपकी कॉस्ट या रीवैल्यूएशन। मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है सब्सिक्वेंट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होगी। कॉस्ट क्या है? आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि जो परचेज प्राइस होती है वो कॉस्ट है, माइनस डिस्काउंट्स प्लस फ्रेट इनवर्ड प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कोई ऐसी कॉस्ट जो कि उसको यूजेबल हालत में लाने के लिए आप खर्च करते हैं एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसा कि मैनेजमेंट चाह रही है। और एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन आप उसमें शामिल कर लेते हैं। तो बेटे जान, परचेज प्राइस
आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स वगैरह, प्लस इम्पोर्ट टैक्स, नॉन रिफंडेबल टैक्स, ठीक है, प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट, ठीक है, प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट। अब डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल है? दिस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट मे इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन। आपकी लेबर काम कर रही थी प्रोडक्शन के लिए, आपने कहा जी आप 3 दिन के लिए प्रोडक्शन से आ जाएं और ये मशीन इंस्टॉल करने पे काम करें। अब वो 3 दिन की उनकी जो चार्जेस होंगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ जाएगी? एसेट की कॉस्ट में डेबिट होगी। इतना मैच्योर हो चुके हैं ना वो आप लोग, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक फैमिली पता है, हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, और जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी तो एक फैमिली है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें एक सब फैमिली है। अब एम्प्लॉय को आप तनख्वाह दे रहे हैं एक तरफ से, आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं बहुत सी बातें अब आप लोगों को इस तरीके से करूंगा कि आपको कनेक्ट करने में आसानी और मजा आए। एक शख्स काम कर रहा है, 1 महीना काम किया उसने प्रोडक्शन पे, आपने माल तैयार करके गोदाम में रख दिया, अगला महीने आपने उसे कहा कि अभी तुमने माल बेचना है। अब पहले महीने की सैलरी जो है वो कहाँ पे नजर आएगी आपको? प्रॉफिट लॉस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था ना आपने, तो उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। दूसरे महीने वो सेल करने के लिए काम कर रहा है, आप प्रोडक्शन पे तो काम नहीं कर रहा, तो अब उसको वही सैलरी जो है आप कहाँ पर शो करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। फॉलो? अब चीजें बिक गई, अब आपने से कहा कि यार ऐसा है कि मैंने एक शोरूम तैयार करना है, उस शोरूम के अंदर ये एसी वगैरह इंस्टॉल करना है, तुम टेक्निकल बंदे हो, एसी सारे तुमने 50 एसी इंस्टॉल करने हैं, और बंदा सारा महीना 50 एसी इंस्टॉल करने के लिए वायरिंग कर रहा है, केबलिंग कर रहा है, उसकी चीजें लगा रहे कर रहा है। अब उसकी एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपने सैलरी दी है ना, तो एसी के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट के अंदर सैलरी ऐड कर देंगे। एसी एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम, एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, उसके अंदर उसकी सैलरी तीसरे महीने की उसमें आ गई, तो बंदा तो एक ही है ना, तनख्वाह उतनी मिल रही है। बात को फॉलो किया? तो हमने मकसद देखना है, उसके मुताबिक उसकी फैमिली का हेड चूज करना है। रिकॉग्निशन क्या मैंने कही थी? करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट पे डेबिट या क्रेडिट करना। तो पहले महीने की प्रोडक्शन कॉस्ट करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट क्या था उसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेकर जाएं, जिससे आप प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट को डेबिट करें। दूसरे महीने में करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट क्या था उसका? सेलिंग एक्सपेंस में जाए। तीसरे में करेक्ट क्या है? एयर कंडीशनिंग में जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग। अब कहने को आप कह सकते हैं सर डिलीवरी, हैंडलिंग, कैरेज जो है सर हमने बचपन में कैरेज इनवर्ट पढ़ा था, परचेजेस में ऐड होता है। तो भाई आज भी परचेजेस में ऐड होता है, ऐसा तो नहीं कि बचपन में अगर आप कस्टर्ड खाते तो आज कस्टर्ड आराम हो गया आप पे, आज भी आप कस्टर्ड खा सकते हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ट आज भी परचेज में ऐड, लेकिन ये देखना है कि वो कैरेज आप गुड्स परचेज करने के लिए दे रहे हैं या फर्नीचर परचेज करने के लिए दे रहे हैं कि एसी परचेज करने के लिए दे रहे हैं, उस जगह पे आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ट जो कि आपका एसेट से मुतल्लक, आपने एसेट खरीदा है लॉजिकली मार्केट से, उसको उठा के लेकर आएंगे ना अपने ऑफिस में, तो उसकी कैरेज अब वो परचेजेस में तो नहीं ऐड होना चाहिए, वो गलत रिकग्निशन हो जाएगी इसकी। बात को फॉलो किया हमने? तो उसकी कैरेज, शिपिंग, ये वो, इसको हम हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं। फिर इनकर्ड बाय वगैरह वगैरह, फिर इंस्टॉलेशन बात होगी, टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, आपने एक प्लांट लगाया, फर्ज कर लें
उसमें शीशे के बॉटल्स बन रही हैं। अब शीशा आपको पता है वो भी एक मतलब लिक्विड फॉर्म में उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसको आप शक्ल देते हैं तो शीशे की बोतल बनती है। फर्ज कर लें आप जब वो शीशे की बोतल बना रहे हैं तो उसका नेक सही नहीं बन रहा, वो मशीन सही जगह एडजस्ट नहीं हो रहा, उसका नेक डाई सही सेट नहीं हो रही। इतने में आपको सही सेट करने में फिर आपने निकाली, फिर निकाली 50 बोतलें जो हैं वो निकले जिनकी गर्दन सीधी नहीं थी। गर्दन को सीधा करने में 50 बोतलें बाहर आ गई शीशे की। अब वो गर्दन सीधी हो गई, अब आपने कहा जी अब मशीन सेट हो गई। तो जो 50 बॉटल्स आपकी प्रोडक्शन आपके सामने पड़ी हुई है उसको क्या करोगे? स्क्रैप में बेचोगे या अपने ब्रांड के साथ लेबल करके बेचोगे? स्क्रैप में बेचोगे। अब उनकी मशीन को टेस्ट करने में कॉस्ट आ रही है ना सारी की सारी, कि मशीन को एक परफेक्ट स्टेज पर आपने लेकर आके फिक्स करना है। वो 50 बॉटल्स टेस्टिंग के चक्कर में कॉस्ट कर रही हैं आपको सपोज 50,000 रुपए की, बिकती हैं स्क्रैप के तौर पे 10,000 रुपए की। तो आप मशीन को टेस्ट करने के चक्कर में कॉस्ट इनकर कर रहे थे, तो उसमें 50,000 माइनस 10 40,000 रुपया आप मशीन की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। जिस तरह कह लीजिए इन्वर्ट मशीन की कॉस्ट में शामिल किया, ये भी मशीन को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए आपने खर्च किया। इसको कहते हैं एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट चाह रही थी मशीन को लेकर आना, उसके लिए आप ये सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर इस तरह से प्रोफेशनल फी, कोई आर्किटेक्ट रिक्वायर है या सर्वे वगैरह जो भी है, तो सारी की सारी बेटे आपने उसमें कॉस्ट में ऐड की। अच्छा, अब एक कॉस्ट आती है लैंड। अब सपोजली बिल्डिंग बना रहे हो तो आर्किटेक्ट नक्शा जो बनाएगा उसके मुताबिक ही आप बिल्डिंग बनाएंगे ना, ठीक है? तो आर्किटेक्ट की जो फी है वो बिल्डिंग बनाने के लिए है। अच्छा, अब देखो बेटे लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम कहते हैं यूजफुल, लेकिन एक होती है लैंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने लैंड पे सड़क बनाई, उसका आपने लैंड को आपने खास उसकी पैवमेंट की। कौन सा बेटे? अच्छा बेटे, डिसमेंटलिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने एसेट रिमूव, आज आपने एसेट लगाया। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपका पेट्रोल पंप है, आपने पेट्रोल पंप में टैंक नीचे इंस्टॉल करना होता है जिसमें पेट्रोल स्टोर होता है, और वो फिर बाद में आप डिस्पेंस करते हैं पेट्रोल गाड़ियों के लिए। अब वो टैंक लगाने के लिए आपने ज़मीन खोदी। अब फर्ज कर लें वो ज़मीन या वो जगह आपने ली थी लीज पर 20 साल के लिए। तो आपको उस शख्स ने कहा, और मालिक है उसका, कि जनाब आप ठीक है टैंक खोद तो रहे मेरी ज़मीन, लेकिन जब आप जाएंगे 20 साल के बाद तो इस टैंक को जब आप यहाँ से उखाड़ेंगे तो आप ज़मीन को असली हालत में लेकर आएंगे। उसको कहते हैं साइट रेस्टोरेशन। अब वो टैंक की लाइफ सपोजली 20 साल है। आपने 20 साल के बाद उसको एसेट को डीकमीशन करना, उसको कहते हैं डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, ठीक है, या रिमूवल या डिसमेंटलिंग आपने करनी है एसेट की। उस वक्त 20 साल के बाद एक खर्चा होना है, वो 20 साल के बाद का कैश आउटफ्लो है ना। आप उस 20 साल के बाद के कैश आउटफ्लो का फर्ज कर लेते हैं 10 लाख रुपया लगेगा उस वक्त उस टैंक को उखाड़ने का। वो क्यों उखाड़ना पड़ रहा है? क्योंकि आज उस टैंक को लगाना हमारी जरूरत है। तो हम आज ही एस्टिमेट करते हैं कि 20 साल के बाद वो टैंक जो उखाड़ेंगे उस पर जो कीमत खर्च होगी आज उसको उस टैंक की कॉस्ट में ऐड कर दो, लेकिन करेंगे किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करके उसको टैंक की कॉस्ट में शामिल कर देंगे। उसको कहते हैं साइट रेस्टोरेशन और रिमूवल वगैरह। अच्छा जी, लैंड एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। लैंड तो डेप्रिसिएट नहीं होती, लैंड इम्प्रूवमेंट डेप्रिसिएट होती है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि कोई पार्किंग लॉट हो गई,
कोई साइड वॉक हो गई, कोई लैंडस्केपिंग हो गई, कोई इरिगेशन सिस्टम आपने लैंड में लगा दिया, इनकी तो कोई लाइफ होती है ना छोटी सी, तो इसको लैंड के अंदर शामिल नहीं करते, इसको अलग एसेट के तौर पे आप करते हैं। एक और आपको यहीं पर छोटी सी वो लाइफ के हवाले से बात आ गई मुझे। आप बिल्डिंग खरीदते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। अब कहने को तो बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लिफ्ट्स लगी हुई हैं। अब क्या उस 10 करोड़ रुपए को इकट्ठी उसकी यूजफुल लाइफ, फर्ज कर लो बिल्डिंग की जो है 50 साल यूजफुल लाइफ है, 2% डेप्रिसिएशन बनती है, क्या लिफ्ट की भी 50 साल यूजफुल लाइफ होगी? तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बना देंगे। बिल्डिंग 9 करोड़ रुपए की 2% पे डेप्रिसिएट होगी, और वो जो लिफ्ट है 1 करोड़ रुपए की, वो फर्ज कर लें 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 10 साल कह लेते हैं यूजफुल लाइफ है, उसको 10% पे डेप्रिसिएट करेंगे। बात को फॉलो किया? तो हम कंपोनेंट अकाउंटिंग, इसी तरह से अपने लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट को भी अलग अलग कर दिया। देखने में तो लैंड ही है, सड़क भी लैंड ही है, लेकिन सड़क तो टूट जाएगी 5 साल के बाद सपोजली, तो इसलिए उस सड़क को 5 सालों पे डेप्रिसिएट करेंगे। बात को फॉलो करिए ना। उसके बाद बचपन में आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था। देखो बेटे जान, हम अकाउंटेंट्स जब भी किसी लफ्ज के साथ कैपिटल जोड़ते हैं तो इसका मतलब उसका ताल्लुक बैलेंस शीट से जुड़ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ जाता है, और जब भी हम रेवेन्यू जोड़ते हैं तो इसका मतलब उसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फ्लो से जुड़ जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका ये है, रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू में से माइनस होता है, स्टेटमेंट ऑफ फ्लोस में आता है, इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने बिजली का बिल दिया, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ी, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेजेस मेरी कंजम्पशन हुई, तो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने जो मशीन खरीदी है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि वो मशीन मेरे कैपिटल के अगेंस्ट एसेट नजर आ रही है। इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, वो इक्विटी और लायबिलिटी मिलकर क्या बनते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बनते हैं कि हमने जितना सरमाया लगाया। देखो एक बात गौर से सुनना, जुबानी बोल रहा हूँ फिलहाल, आगे रेशियोज वगैरह में भी हम पढ़ेंगे इसको भी, ये गौर से सुननी है बात। इक्वेशन आपके ध्यान में एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, जो ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी है वो क्या है? वो लोगों से पैसा लिया हुआ है। कौन किन लोगों से पैसा लिया हुआ है? देखो एंटिटी एक अलग तशख्खुस है, एंटिटी ने लोगों से पैसा लिया हुआ है। किन लोगों से पैसा लिया हुआ है? ओनर से और लेंडर से, और पैसा लेके क्या बनाया हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल, ये कैपिटल हो गया जो लोगों से पैसा लिया, कैपिटल। कैपिटल में क्या है? ओनर्स कैपिटल एंड लेंडर्स कैपिटल। ये थोड़ा सा बड़े होकर बात सुन रहे हैं। कैपिटल का मतलब इक्विटी कैपिटल नहीं है सिर्फ, बोरोड कैपिटल भी तो कैपिटल ही है ना, समाया ही है ना, लेकिन वो बोरोड कैपिटल है जो लेंडर्स ने पैसे दिए हमें, ठीक है। और वो ओनर्स कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल है। तो ओन्ड इक्विटी एंड बोरोड इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल भी कहते हैं। तो ये दोनों कैपिटल ने मिलके क्या बनाया? एसेट। तो इस एसेट का क्लेम किसका है? ओनर्स का और लेंडर्स का। ओनर्स का और लेंडर्स का क्लेम किस पर है? एसेट्स पे। तो एसेट्स को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो IAS 1 की जुबान में मैं अब एक बात करने जा रहा हूँ, रिसोर्सेज आर इक्वल टू क्लेम्स। क्लेम्स में क्या शामिल है? ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल, जो हमने बोरो किया हुआ है। इसको हम इक्विटी कहते हैं, हम इसको इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, और इसको हम डेट भी कहते हैं।
डेट कैपिटल। बात समझ आती है? ऑन कैपिटल एंड डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल, बोरोड कैपिटल, व्हाटएवर, कोई भी नाम हो। और रिसोर्सेज किसको कहते हैं? एसेट्स को। तो बेटे जान, एसेट्स पे किसका क्लेम है? ओनर्स का और लैंडर्स का। ठीक है, लिहाजा जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं कैपिटल में से हमने किया है ना। सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ आ गई? इसको आप कहते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके। क्योंकि कैपिटल में से आपने इसको किया ना। और जो आपके रेवेन्यू में से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, उनका हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे लॉजिकल बात है, समझ आ गई? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, एंटिटी का मेन बिजनेस है मशीनें खरीद के बेचना। अब उसने अगर मशीन खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक एंटिटी है, वो बुलडोजर्स बेचती है, बड़ी हैवी मशीन, तो भाई वो बुलडोजर उसकी इन्वेंटरी है, ठीक है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बुलडोजर बेच रही है रेवेन्यू कमाने के लिए। अब वो बुलडोजर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं कहेगी, ठीक है? लें जी, ये बुनियादी बातें थी 16 की। एसेट जब हम एक्वायर करते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है बेटे? एक्वायर का मतलब क्या? हासिल करना ना। देखो ना, आपने एसेट को या कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास एसेट आना है, या परचेज करना है तो आपके पास एसेट आना है, या आपने उसको अदला बदला करना है, अदले का बदला करना है, एक एसेट दे के दूसरा लेना है तो आपके पास एसेट आना है। तो तीन ही तरीके हैं एसेट एक्वायर करने के। जहाँ तक तो ताल्लुक है कंस्ट्रक्शन, मैंने भी आपको बता दी कि जितनी भी कॉस्ट आएगी एसेट को डेबिट करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है परचेज, जितने का खरीदा है उसमें उसकी इंसिडेंटल कॉस्ट शामिल कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, रखेंगे सर। एक्सचेंज ऑफ एसेट के बारे में स्पेशल बातें हैं, करना शुरू करें। आप लोगों ने कोर्स तैयार करना, कल टेस्ट देना, ठीक है? और इसका टेस्ट आपने देना वेडनेसडे को। मंडे और ट्यूसडे हमारे पास अभी है। मैं ये शीट ज़रूर भेज दूंगा, अगर अप्रूवल तैयार हो जाएगा तो फिर इसको पढ़ लेना, एक्सचेंज ऑफ एसेट। लेक्चर मैं खुद से दूंगा, इसका लेक्चर डी ओ एस रीडिंग के लिए दूंगा आपको ओवर द वीकेंड, ठीक है? कम अज कम 8 घंटे का होमवर्क इस वक्त आपको दिया जा चुका है। अब इस 8 घंटे को एलोकेट आप कर लें। आज जुमे का दिन, कल हफ्ते का दिन और परसों इतवार का दिन। 8 घंटे का, अगर 8 घंटे आप एक्रूवल्स और डेप्रिसिएशन को पढ़ लेंगे ना तो पढ़ाई छोड़ देना, फिर जब तक 8 घंटे पूरे ना हो पढ़ते रहना, ठीक है? आपको एक्रूवल्स तैयार करने में कम अज कम 4 घंटे चाहिए, ठीक है? और ये डेप्रिसिएशन का जितना मैं काम देने लगा हूँ ये भी आपको 4 घंटे चाहिए, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन जितनी मैंने पढ़ाई है, जब उसे पढ़ने बैठना है तो आपने किताब को खोल लेना है,
और आपने सारा पढ़ते जाना कि यार डेप्रिसिएशन तो आती है यार, क्या डेबिट क्रेडिट ही है ना, सारा कुछ किया हो, उसके एमसीक्यूज भी कर दो। वेडनेसडे को डेप्रिसिएशन का टेस्ट है, वो ऑनलाइन नहीं होना, वो ठोक जाके होना है, उसका रिजल्ट आपके अब्बा जान को भेजना है मैंने, सही है। सैटरडे लेक्चर नहीं, सैटरडे पढ़ाई का दिन है, आगे पीछे नहीं हम पढ़ते, सिर्फ सैटरडे को पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना काफ़ी, ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अभी ओवरडोज नहीं कराऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप रिलैक्स होकर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक बात। थैंक यू। तो सवाल किसी बच्चे ने पूछना है, ऑनलाइन बच्चों ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्सपोर्ट में सर कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। बेटे जान मैंने अभी अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा आप। ओके सर, थैंक यू।